नमस्कार। सुबह के 10 बज चुके हैं और हम हाजिर हैं लेकर ये विशेष कार्यक्रम न्यूज एट 10। दिन भर की कई बड़ी खबरों पर विस्तार से इस कार्यक्रम में डालेंगे नजर, लेकिन आइए सबसे पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र आज से होगा शुरू। पहले 2 दिन नवनिर्वाचित सदस्यों को दिलाई जाएगी शपथ। थोड़ी देर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भर्तृहरि महताब को दिलाएंगी प्रोटेम स्पीकर की शपथ। परीक्षा सुधारों पर सुझाव देने और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के कामकाज की समीक्षा के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति की पहली बैठक आज। समिति को 2 महीने में देनी है रिपोर्ट। निचली अदालत से मिली जमानत पर हाई कोर्ट की रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। मामले में की आज सुनवाई की मांग। देश के कई हिस्सों में मानसून ने पकड़ी रफ्तार। मानसून पूर्व बारिश से दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में गर्मी से राहत। पश्चिमी तटीय इलाकों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया भारी बारिश का रेड अलर्ट। रूस के दागिस्तान और मखरजगाला में अलग अलग हमलों में पादरी, पुलिसकर्मी समेत 15 लोगों की मौत, कई घायल। 4 हमलावर भी हुए ढेर। हमले की जांच जारी। आईसीसी T20 विश्व कप के सुपर 8 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला आज। इंग्लैंड ने अमेरिका को 10 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में पहुंचने वाली बनी पहली टीम। तो 18वीं लोकसभा का पहला सत्र आज से शुरू होने जा रहा है और यह सत्र 3 जुलाई तक चलेगा। इसके तहत सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब आज सुबह 11 बजे लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित सभी नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाएंगे। राज्यों के सांसदों को अल्फाबेटिकली आधार पर शपथ दिलाई जाएगी, यानी कि असम राज्य के सांसद सबसे पहले और पश्चिम बंगाल के सांसद सबसे आखिर में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण का ये कार्यक्रम 2 दिनों तक चलेगा। इसके बाद 26 जून को नए लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा और इसके बाद 27 जून को राज्यसभा का सत्र शुरू होगा। इस दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। तो 18वीं लोकसभा के पहले सत्र की शुरुआत से पहले लोकसभा के नवनियुक्त प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब आज थोड़ी देर में राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगी और इसके बाद वो अपना कार्यभार संभालेंगे। आपको बता दें कि आपको सीधे लिए चलते हैं राष्ट्रपति भवन, जहां पर भर्तृहरि महताब को लोकसभा प्रोटेम स्पीकर की शपथ दिलाएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। माननीय राष्ट्रपति महोदय, आपकी अनुमति हो तो समारोह का शुभारंभ किया जाए। लोकसभा के सदस्य श्री भर्तृहरि महताब।
मैं भर्तृहरि मेहताब, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत के प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का सदापूर्वक निर्वहन करूंगा। माननीय राष्ट्रपति महोदया, आपकी अनुमति हो तो समारोह का समापन किया जाए। तो ये शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम आप देख रहे थे। राष्ट्रपति भवन से सीधा प्रसारण हो रहा था, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भर्तृहरि मेहताब को प्रोटेम स्पीकर के पद की और गोपनीयता की शपथ दिलाई। अब भर्तृहरि मेहताब लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होने तक पीठासीन अधिकारी के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। आपको बता दें कि भर्तृहरि मेहताब 7 बार के सांसद हैं, काफी वरिष्ठ हैं और अब मेहताब ही नए सांसदों को उनके पद की शपथ दिलाएंगे। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। आपको बता दें कि केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने 18वीं लोकसभा के पहले सत्र को लेकर सभी नवनिर्वाचित सदस्यों का स्वागत किया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा है कि 18वीं लोकसभा का पहला सत्र आज से शुरू हो रहा है। मैं सभी नवनिर्वाचित माननीय सदस्यों का स्वागत करता हूं। मैं संसदीय कार्य मंत्री के रूप में सदस्यों की सहायता के लिए सदैव उपलब्ध रहूंगा। मैं सकारात्मक रूप से सदन चलाने के लिए समन्वय की आशा करता हूं। परीक्षा सुधारों पर सुझाव देने और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए के कामकाज की समीक्षा के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा गठित उच्च स्तरीय पैनल की आज पहली बैठक होगी। शिक्षा मंत्रालय ने बीते शनिवार को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के माध्यम से होने वाली परीक्षाओं के पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष संचालन को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के पूर्व प्रमुख के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय पैनल का गठन किया था। इस समिति को 2 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपनी है ताकि जिन सुधारों की सिफारिश की जाए उन्हें अगले परीक्षा चक्र तक लागू किया जा सके।
मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट कथित पेपर लीक मामले की आंच जो है वो महाराष्ट्र के लातूर तक पहुंच गई है। पेपर लीक के संदेह में नांदेड़ की एटीएस टीम ने लातूर में 2 शिक्षक संजय तुकाराम जाधव और जलील उमर खान पठान को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही दिल्ली के 2 निवासियों एरन्ना मशनाजी कोंगलवा और गंगाधर समेत कुल 4 लोगों के खिलाफ लातूर के शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। इन चारों के खिलाफ सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 की धारा 3(वी), 4 और 10 के साथ साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 120(बी) के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस पूरे मामले की जांच के लिए लातूर शहर के उप विभागीय पुलिस अधिकारी भागवत फोंडे के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया है और आगे की जांच चल रही है। मामले में आशंका जताई जा रही है कि इसमें कुछ और लोगों के नाम भी सामने आएंगे। यूजीसी नेट परीक्षा 2024 के स्थगित होने और नीट पेपर लीक मामले पर यूजीसी के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने कहा है कि सरकार और सरकारी एजेंसियां पारदर्शी तरीके से एग्जाम सुनिश्चित कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हाई लेवल कमेटी गठित की गई है जो मामले की जांच करेगी। साथ साथ हजारों विद्यार्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए जल्दी ही एग्जाम की नई तारीखों की घोषणा की जाएगी। Students have worked very hard for these examinations, and because of some possible irregularities that were reported, these examinations had to be cancelled. And that's the reason why all of us, UGC, Ministry of Education, and other government agencies, we are all working to make sure that these examinations are conducted in near future as early as possible, so that the students can participate in these examinations and complete the process. A large number of students are participating in these examinations, and these examinations are also held. For example, NEET UG is held in more than 4,600 centers across the country. So these are large-scale examinations, and that's the reason why this expert committee has been formed to look into all possible challenges that might arise while conducting these kind of examinations, and provide the recommendations so that these examinations are conducted in a very fair manner and their credibility will continue to be maintained. और अब अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा उनकी जमानत पर लगाई गई रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। केजरीवाल के वकीलों ने आज सुबह सुनवाई की अपील की है। गुरुवार को ट्रायल कोर्ट में वेकेशन जज न्याय बिंदु ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद मुख्यमंत्री केजरीवाल को नियमित जमानत दे दी थी और ये भी कहा था कि वो 1 लाख के मुचलके पर जमानत पर रिहा हो सकते हैं। वहीं प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट के इस फैसले का लगातार विरोध किया। ईडी ने शुक्रवार सुबह दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत देने के निचली अदालत के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी और फैसले को सुरक्षित रखा है। आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा आज राजधानी दिल्ली में डायरिया रोको अभियान 2024 की शुरुआत करेंगे। इस मौके पर उनके साथ स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल और प्रताप राव गणपत राव जाधव भी उपस्थित रहेंगे। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य तीव्र दस्त रोगों के कारण होने वाली मौतों को शून्य करना है। और केंद्रीय खान मंत्रालय आज राष्ट्रीय राजधानी में महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज ब्लॉकों की नीलामी के चौथे चरण की शुरुआत करने जा रहा है। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी और राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे नई दिल्ली के सीजीओ कॉम्प्लेक्स स्थित स्कोप कन्वेंशन सेंटर में इस चरण का उद्घाटन करेंगे। सरकार ने अब तक 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 38 महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज ब्लॉकों की नीलामी करते हुए 3 चरणों की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम के दौरान 29 नवंबर 2023 को शुरू की गई पहली श्रृंखला के पसंदीदा बोलीदाताओं की घोषणा की जाएगी। महत्वपूर्ण खनिज देश के आर्थिक विकास और खनिज सुरक्षा दोनों के लिए आवश्यक हैं।
खबरें अभी और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है। जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए डीडी न्यूज। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH 3 महीने में पैसे डबल। वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ। और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और RBI कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के। और फास्ट बॉलिंग से भी। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 10। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली बीते कुछ दिनों से गंभीर जल संकट से जूझ रही है। आलम तो ये है कि दिल्ली के लोग रोजाना पानी के टैंकर के पीछे भागते हुए नजर आ रहे हैं, मगर उन्हें टैंकर से भी पर्याप्त पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। इस भीषण गर्मी के बीच बिना पानी के लोगों का बुरा हाल है। वहीं इस पानी की समस्या को लेकर लोग काफी परेशान हैं और जल्द से जल्द समाधान करने की मांग कर रहे हैं। एक दिन के बीच एक दिन टैंकर आता है, रोज नहीं आता। पानी की दिक्कत हो जाता है। पानी नहीं मिल रहा है, यहाँ भाग भाग के सर फूट जाता है पानी के लिए। पिछले गर्मी में रोज टैंकर आता था, इस गर्मी में आ ही नहीं रहा टैंकर। एक दिन बाद आता है, कहाँ से होगा? तो प्यास से आज मेरा पानी नहीं भरा, वो खाली टैंकर लेके जा रहा है। मेरे हिसाब से रोज आना चाहिए, आगे सरकार की मर्जी। पानी का बिल्कुल समस्या है, एकदम पानी नहीं, सारा बर्तन खाली पड़ा है, एक बूंद पानी नहीं मिला है एकदम। अब बताओ कैसे काम करेंगे? बस एक दिन बाद आता है एक ही टैंकर, बस उससे क्या होगा बताइए। चल रही है 2 महीने हो गए, जो 3 महीने बाद जब तक पानी हो रहा है, जो है गर्मी को पानी की कमी हो रही है। बच्चे सब लाइन में लगे हुए हैं, बहुत बड़ी समस्या है पानी की यहाँ पे। सर पानी हम लोग ड्यूटी जाते हैं, टाइम से पानी नहीं मिलता है यहाँ पे। पानी अगर टाइम से मिल जाए तो हर आदमी की समस्या दूर हो जाए। जो सारा दिन चल जाता है, फिर उसके बाद शाम को ख़त्म हो जाता है। फिर पानी की दिक्कत, शाम को पानी होती है, पानी खरीदना पड़ता है मोल, तब जाके मेरी समस्या दूर होती है। सप्लाई पानी आता नहीं है और टैंकर आता है, टैंकर मंगाते, टैंकर से पानी भर के लेके जाना पड़ता है। गर्मी के दिन है तो थोड़ा बहुत तो दिक्कत होती है, लेकिन यहाँ जो टैंकर आती है और सिस्टम से पानी मिलता है। जब तक टैंकर रहेगा तब तक सिस्टम से ही पानी लोगों को मिलता है। 20-20 लीटर पानी, एक ड्राम लोग को पानी मिलते हैं। और ज़्यादा किसी को ये चाहोगे 5 ड्राम मिलना, 5 ड्राम नहीं मिलता है। और एक ओर जहां पेपर लीक के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर यूपी में सरकार के साथ साथ पुलिस प्रशासन ने भी इस पर लगाम लगाने के लिए कमर कस ली है। पुलिस पेपर लीक करने वाली गैंग का पर्दाफाश करने में जुटी हुई है। और ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की 11 फरवरी को हुई समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2023 से जुड़ा हुआ है, जिसका प्रश्न पत्र लीक करवाने वाले गैंग के 6 अन्य सदस्यों को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस मामले में पहले भी 10 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। तथा अब तक गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों से पूछताछ में समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2023 का पेपर लीक कराने वाले गैंग का अनावरण यूपी STF द्वारा किया गया है। दिनांक 23 जून को प्रयागराज से 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें पूर्व में 10 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आज गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों से पूछताछ में यह ज्ञात हुआ कि उक्त परीक्षा के प्रश्न पत्र को 2 तरीके से आउट कराया गया है। प्रति अभ्यर्थी 12-12 लाख रुपए में सॉल्व प्रश्न पत्र पढ़वाए जाने का सौदा तय किया गया था। बिशप जॉनसन गर्ल्स स्कूल प्रयागराज के प्रबंधक की भूमिका के संबंध में जांच व छानबीन की जा रही है तथा अन्य लोगों के संलिप्तता के संबंध में भी अभी विवेचना STF उत्तर प्रदेश द्वारा प्रचलित है। और 1 जुलाई से लागू होने जा रहे नए कानूनों में भगोड़े अपराधियों पर नकेल कसने की व्यवस्था की गई है। अब घोषित अपराधियों की गैर मौजूदगी में भी मुकदमा चल सकेगा और पीड़ित को न्याय के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। घोषित अपराधियों को लेकर क्या कहती है भारतीय न्याय संहिता, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। यह अक्सर देखने में आता था कि अपराधियों के पकड़ में न आने से न्यायिक प्रक्रिया बाधित होती थी, लेकिन भारतीय न्याय संहिता ने इस मुश्किल का हल ढूंढ लिया है।
और नए कानून में भगोड़े अपराधियों पर नकेल कसने के लिए सख्त प्रावधान रखे गए हैं। अब फरार अपराधी के पकड़ में न आने से न्याय की प्रक्रिया रुकेगी नहीं। फरार अपराधी की गैर मौजूदगी में कोर्ट में ट्रायल भी हो सकेगा। अब तक किसी भी अपराधी या आरोपी पर ट्रायल तभी शुरू होता था जब वो अदालत में मौजूद हो, लेकिन अब फरार घोषित अपराधी के बगैर भी मुकदमा चल सकेगा, यानी कोर्ट में कार्रवाई रुकेगी नहीं। फरार आरोपी पर आरोप तय होने के 3 महीने बाद ट्रायल शुरू हो जाएगा। सीआरपीसी के तहत 19 अपराधों में ही भगोड़ा घोषित किए जाने का प्रावधान था, लेकिन अब 120 अपराधों में भगोड़ा घोषित करने का प्रावधान किया गया है। 10 साल या उससे अधिक आजीवन कारावास या मौत की सजा वाले अपराधों में फरार व्यक्ति को घोषित अपराधी घोषित किया जाएगा। घोषित अपराधियों के लिए भारत के बाहर स्थित उनकी संपत्ति की पहचान, कुर्की और जब्ती के लिए एक नया प्रावधान बनाया गया है। घोषित अपराधियों की संपत्ति की कुर्की भी हमने यहाँ पर प्रावधान कर दिया। मान्यवर, कोई अपराधी न्याय की शरण में आता ही नहीं, भाग जाएगा और सालों सालों तक केस लंबित रहेंगे। केस तो चलेंगे इसके अनुपस्थित, मगर उसकी संपत्ति की कुर्की भी की जाएगी। पहले केवल 19 अपराधों में ही भगोड़े घोषित कर सकते हैं थे, अब 120 अपराधों में भगोड़े घोषित करने का हमने प्रावधान किया, जिससे देरी न हो। आप आओ ना आओ, आपको सजा भी होगी और आपकी संपत्ति भी। इससे पहले सिर्फ देश में ही फरार अपराधियों की संपत्ति की पहचान, कुर्की और जब्ती के लिए प्रावधान था। ऐसे में देश में अपराध कारित कर फरार होने वाले और विदेशों में संपत्ति अर्जित करने वालों पर भी नकेल कसी जा सकेगी। घोषित अपराधियों के बगैर ट्रायल होने से पीड़ित और समाज को न्याय के लिए इंतजार नहीं करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और संयुक्त अरब अमीरात की आधिकारिक यात्रा पर गए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अबू धाबी में यूएई के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी के साथ साथ क्षेत्रीय और वैश्विक विकास से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा ने एयर इंडिया विमान हादसे की 39वीं बरसी पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस आतंकी घटना में 86 बच्चों सहित 329 निर्दोषों की जान चली गई थी। संजय कुमार वर्मा ने कहा कि भारत पीड़ितों के परिजनों के दुख में सदैव उनके साथ खड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि दुनिया की किसी भी सरकार को राजनीतिक लाभ के लिए आतंकवाद के खतरे को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मानव जीवन राजनीतिक हितों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। वर्मा ने कहा कि सरकारों, सुरक्षा एजेंसियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को आतंकवादी नेटवर्क को नष्ट करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। बात करें मौसम की तो देश के कई हिस्सों में मानसून पूर्व बारिश हुई है और इसके साथ ही मानसून ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ओडिशा, बंगाल, महाराष्ट्र, इन राज्यों में लोगों को गर्मी से राहत मिली है। बंगाल, ओडिशा, बिहार में मानसून की एंट्री हो चुकी है, तो वहीं उत्तर प्रदेश में प्री मानसून की बारिश शुरू हुई है। आज उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश होने की संभावना है। मानसून ने कल आधे मध्य प्रदेश और पूरे छत्तीसगढ़ को कवर कर लिया है, तो वहीं मानसून गुजरात के दक्षिणी हिस्से में थोड़ा ऊपर बढ़ा है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3-4 दिन में मानसून गुजरात के आधे से ज्यादा हिस्से को कवर कर लेगा। मौसम विभाग ने आज कर्नाटक और केरल में बारिश का रेड अलर्ट और अंडमान और निकोबार, गोवा, महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, पुडुचेरी, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मणिपुर, मेघालय, असम, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली एनसीआर को लेकर मौसम विभाग का अनुमान है कि लगातार बादलों की आवाजाही और हल्की बूंदाबांदी के कारण मौसम सामान्य बना रहेगा। गुजरात के कई जिलों में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश हुई। इसकी वजह से कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। बारिश की वजह से आम लोगों का जीवन अस्त व्यस्त होता हुआ दिखाई दिया, तो वहीं आवागमन में भी लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
और लोकसभा चुनाव संपन्न होने के साथ ही भाजपा ने झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी शुरू कर दी है। विधानसभा चुनाव तैयारियों के सिलसिले में रविवार को रांची में पार्टी नेताओं की एक बड़ी बैठक हुई। झारखंड विधानसभा चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और सह प्रभारी असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की, जिसमें विधानसभा चुनाव में 70 पार सीट जीतने का दावा किया। भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। तैयारियों के सिलसिले में रांची में एक बड़ी बैठक हुई। इस दौरान विधानसभा चुनाव प्रभारी सह केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और असम के मुख्यमंत्री तथा प्रदेश चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने पार्टी के प्रदेश नेताओं के साथ लंबी चर्चा की। बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि झारखंड में लोकसभा चुनाव में भाजपा का बेहतरीन प्रदर्शन रहा है, जिससे कार्यकर्ता और नेता खासे उत्साहित है। झारखंड का जो प्रदर्शन रहा है उसमें बहुत बेहतर रहा है। एक बार मैं फिर अपने कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूं और आज बाबूलाल जी के नेतृत्व में ये तय भी हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का बूथ स्तर पर जहां बूथ जीते हैं वहां अभिनंदन का कार्यक्रम किया जाएगा। शानदार सफलता है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम और नेतृत्व के बूते झारखंड में लोकसभा चुनाव में 52 विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी को इस बार बढ़त मिली है। उन्होंने भरोसा जताया कि राज्य में अगली सरकार भाजपा के नेतृत्व में बनेगी। हमारे बूथ के कार्यकर्ताओं ने घनघोर परिश्रम किया और शानदार सफलता यहां हासिल की है। हम 8 सीटें और हमारे सहयोगी के साथ 9वीं सीट भी हम जीते हैं और लगभग 52 विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी आगे रही है। केंद्रीय मंत्री ने राज्य की महागठबंधन सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मौजूदा सरकार देश की भ्रष्टतम सरकार है। सरकार ने जनता से जो भी वायदे किए उसमें एक भी वचन पूरा नहीं किया। उन्होंने बताया कि पिछले 5 सालों में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने झारखंड को पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराया है, पर यहां इन रुपयों के खर्च का कोई अता पता नहीं है। जैसी लूट झारखंड में हो रही है ये आज तक हमने नहीं देखी। चारों तरफ अब मैं देख रहा था कि अकेले ग्रामीण विकास विभाग ने, मेरे विभाग ने 1111 करोड़ रुपए तो 24-25 में दिए, कुल मिला के 21,055 करोड़ रुपया झारखंड को दिए। वो रुपया कहाँ गया? इस दौरान असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में लगातार भाजपा का जनाधार बढ़ रहा है। उन्होंने दावा किया कि झारखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा 70 के आंकड़े को पार करेगी। इतना बढ़िया परिणाम लोकसभा में आए हैं और 9 सीट दे के मोदी जी का सरकार बनाने में बहुत बड़ा काम किया है झारखंड का जनता ने। 52 सीट में हमें लोग विधानसभा में आज भी सुना हो तो हमारे सरकार बनेगा। रांची में हुई भाजपा की बैठक में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी समेत पार्टी के सांसद, विधायक और पदाधिकारी मौजूद थे। रांची से अवधेश और विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार। और आपको बता दें कि वार्षिक पवित्र श्री अमरनाथ गुफा तीर्थ यात्रा की तैयारियां पूरे जोरों पर हैं। दक्षिण कश्मीर में 12,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ गुफा की यात्रा 29 जून को शुरू होने जा रही है। तीर्थयात्रियों के लिए सहज और आरामदायक यात्रा के लिए प्रशासन ने भी कमर कस ली है। श्रद्धालुओं के लिए भोजन की अच्छी व्यवस्था के लिए बालटाल शिविर में लंगर और सामुदायिक रसोई स्थापित की जा रही है। यहाँ तीर्थयात्रियों को 24 घंटे मुफ्त भोजन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। इसके अतिरिक्त आवश्यक सुविधाओं के साथ अस्थायी आवास प्रदान करने के लिए तंबू भी स्थापित किए गए हैं। यहाँ पे 29 जून का हम इंतजार कर रहे हैं। जोर जोर से तैयारियां चल रही हैं। हम यात्रियों का इंतजार कर रहे हैं, उनकी सेवा में लगे पड़े हैं, भूखे प्यासे यहाँ पे तैयारियां करवा रहे हैं घर से बहुत दूर आके। हम शिव गौरी सेवा मंडल दिल्ली तिरंगे वाले भंडारे के सेवादार हैं। हम 16 जून से यहाँ पर बालटाल पे आए हुए हैं। भंडारे की तैयारियाँ जोरों शोरों से चल रही हैं। सभी भंडारे वाले टीन शेड की तैयारियाँ कर रहे हैं और जो है हम 29 जून का वेट कर रहे हैं कि कब 29 जून आए और भोले बाबा के जो भक्त गण आने वाले हैं हम उनकी सेवा में तत्पर खड़े हैं। और यहाँ के प्रशासन से भी हमें सबको जो है काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। तिरंगे वाले भंडारे की तैयारी में लगे हुए हैं और 29 तारीख का इंतजार कर रहे हैं हम कि
29 तारीख आए और कब होली के वक्त सभी यहाँ श्रद्धालु आए और हम उनकी सेवा करें और ये भंडारे की तैयारी में लगे हुए हैं दिन रात। और ओडिशा के पुरी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने रेत से जगन्नाथ मंदिर रत्न भंडार बचाओ थीम पर कलाकृति बनाई, जिससे वहां मौजूद पर्यटकों ने इस अद्भुत कलाकारी को काफी सराहा। आपको बता दें कि सुदर्शन पटनायक एक प्रसिद्ध रेत शिल्पकार हैं जो अपनी सामूहिक कलाकृति के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने दर्जनों अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व किया है, जिसमें 27 खिताब जीते हैं। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा से भाजपा के वरिष्ठ सांसद भर्तृहरि मेहताब को 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ दिलाई। भर्तृहरि मेहताब को राष्ट्रपति भवन में शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू समेत तमाम गणमान्य मौजूद रहे। तो भर्तृहरि मेहताब को प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ दिला दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस शपथ ग्रहण समारोह में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। तो ये तमाम तस्वीरें उस वक्त की हैं जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भर्तृहरि मेहताब को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। भर्तृहरि मेहताब काफ़ी सीनियर हैं, 7 बार से सांसद हैं। भर्तृहरि मेहताब को राष्ट्रपति ने प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ दिला दी है और इसी के साथ 18वीं लोकसभा का पहला सत्र आज शुरू होने जा रहा है। इस मामले पर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि संसद के इतिहास में प्रोटेम स्पीकर कभी मुद्दा नहीं रहा। I met all the leaders. Just now I met DMK Parliamentary Party leader T.R. Baluji. Everybody agrees that Pro Tem Speaker has never been an issue in the history of Indian Parliament, and the appointment of Pro Tem Speaker is a job basically which is already assigned to give oath to the newly elected members, and in facilitating the election of the new Speaker. और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जल्दी ही पूर्ण बजट पेश करेंगी, जिसके लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इस बजट से एक तरफ जहां अलग अलग राज्यों की अपेक्षाएं हैं, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने भी साफ कर दिया है कि राज्यों के विकास को बढ़ावा देने के लिए हर संभव सहयोग दिया जाएगा। आपको सीधे लिए चलते हैं इस समय तो 18वीं लोकसभा का सत्र, पहला सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीडिया को संबोधित करेंगे। साथियों, संसदीय लोकतंत्र में आज का दिवस गौरवमय है। यह वैभव का दिन है। आजादी के बाद पहली बार हमारी अपनी नई संसद में ये शपथ समारोह हो रहा है। अब तक ये प्रक्रिया पुराने सदन में हुआ करती थी। आज के इस महत्वपूर्ण दिवस पर मैं सभी नवनिर्वाचित सांसदों का हृदय से स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं और सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं।
संसद का ये गठन भारत के सामान्य मानवीय के संकल्पों की पूर्ति का है। नए उमंग, नए उत्साह के साथ नई गति, नई ऊंचाई प्राप्त करने के लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर है। श्रेष्ठ भारत निर्माण का, विकसित भारत 2047 तक का लक्ष्य, ये सारे सपने लेकर के, ये सारे संकल्प लेकर के आज 18वीं लोकसभा का प्रारंभ हो रहा है। विश्व का सबसे बड़ा चुनाव बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही गौरवमय तरीके से संपन्न होना, ये हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। 140 करोड़ देशवासियों के लिए गर्व की बात है। करीब 65 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं ने मतदान में हिस्सा लिया। यह चुनाव इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण बन गया है कि आजादी के बाद दूसरी बार किसी सरकार को लगातार तीसरी बार सेवा करने के लिए देश की जनता ने अवसर दिया है। और यह अवसर 60 साल के बाद आया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी गौरवपूर्ण घटना है। साथियों, जब देश की जनता ने तीसरे कार्यकाल के लिए भी एक सरकार को पसंद किया है, मतलब उसकी नीयत पर मोहर लगाई है, उसकी नीतियों पर मोहर लगाई है, जनता जनार्दन के प्रति उसके समर्पण भाव को मोहर लगाई है। और मैं इसके लिए देशवासियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। गत 10 वर्ष में जिस परंपरा को हमने प्रस्थापित करने का निरंतर प्रयास किया है, क्योंकि हम मानते हैं कि सरकार चलाने के लिए बहुमत होता है, लेकिन देश चलाने के लिए सहमति बहुत जरूरी होती है। और इसलिए हमारा निरंतर प्रयास रहेगा कि हर किसी की सहमति के साथ, हर किसी को साथ लेकर के मां भारती की सेवा करें, 140 करोड़ देशवासियों की आशा आकांक्षाओं को परिपूर्ण करें। हम सबको साथ लेकर के चलना चाहते हैं, सबको साथ लेकर के संविधान की मर्यादाओं का पालन करते हुए निर्णयों को गति देना चाहते हैं। 18वीं लोकसभा में हमारे लिए खुशी की बात है कि युवा सांसदों की संख्या अच्छी है। और हम जब 18 की बात करते हैं तो भारत की परंपराओं को जो जानते हैं, भारत की सांस्कृतिक विरासत से जो परिचित हैं, उनको पता है कि हमारे यहाँ 18 अंक का बहुत सात्विक मूल्य है। गीता के भी 18 अध्याय है। कर्म, कर्तव्य और करुणा का संदेश हमें वहां से मिलता है। हमारे यहाँ पुराणों और उपपुराणों की संख्या भी 18 है। 18 का मूलांक
नव है और नव पूर्णता की गारंटी देता है। नव पूर्णता का प्रतीक अंक है। 18 वर्ष की आयु में हमारे यहां मताधिकार मिलता है। 18वीं लोकसभा भारत के अमृतकाल की इस लोकसभा का गठन वो भी एक शुभ संकेत है। साथियों, आज हम 24 जून को मिल रहे हैं। कल 25 जून है। जो लोग इस देश के संविधान की गरिमा से समर्पित हैं, जो लोग भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं पे निष्ठा रखते हैं, उनके लिए 25 जून न भूलने वाला दिवस है। कल 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था। संविधान के लीरे लीरा उड़ा दिए गए थे। देश को जेल खाना बना दिया गया था। लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। इमरजेंसी के ये 50 साल इस संकल्प के हैं कि हम गौरव के साथ हमारे संविधान की रक्षा करते हुए, भारत के लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करते हुए देशवासी संकल्प लेंगे कि भारत में फिर कभी कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा जो 50 साल पहले की गई थी और लोकतंत्र पे काला धब्बा लगा दिया गया था। हम संकल्प करेंगे जीवंत लोकतंत्र का। हम संकल्प करेंगे भारत के संविधान की निर्दिष्ट दिशा के अनुसार जन सामान्य के सपनों को पूरा करना। साथियों, देश की जनता ने हमें तीसरी बार मौका दिया है। ये बहुत ही महान विजय है, बहुत ही भव्य विजय है और तब हमारा दायित्व भी 3 गुना बढ़ जाता है। और इसलिए मैं आज देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि आपने हमें जो तीसरी बार मौका दिया है, 2 बार सरकार चलाने का अनुभव हमारे साथ जुड़ा है। मैं देशवासियों को आज विश्वास दिलाता हूं कि हमारे तीसरे कार्यकाल में हम पहले से 3 गुना ज्यादा मेहनत करेंगे। हम परिणामों को भी 3 गुना ला करके रहेंगे और इस संकल्प के साथ हम इस नए कार्यभार को लेकर के आगे चल रहे हैं। माननीय सभी सांसदों से देश को बहुत सी अपेक्षाएं हैं। मैं सभी सांसदों से आग्रह करूंगा कि जनहित के लिए, लोक सेवा के लिए हम इस अवसर का उपयोग करें और हर संभव हम जनहित में कदम उठाएं। देश की जनता विपक्ष से अच्छे कदमों की अपेक्षा रखती है। अब तक जो निराशा मिली है, शायद इस 18वीं लोकसभा में विपक्ष देश के सामान्य नागरिकों की विपक्ष के नाते उनकी भूमिका की अपेक्षा करता है।
लोकतंत्र की गरिमा को बनाए रखने की अपेक्षा करता है। मैं आशा करता हूं कि विपक्ष उसमें खरा उतरेगा। साथियों, सदन में सामान्य मानवीय की अपेक्षा रहती है डिबेट की, विजिलेंस की। लोगों को अपेक्षा नहीं है कि नखरे होते रहे, ड्रामा होते रहे, डिस्टर्बेंस होता रहे। लोग सब्सटेंस चाहते हैं, स्लोगन नहीं चाहते हैं। देश को एक अच्छे विपक्ष की आवश्यकता है, जिम्मेवार विपक्ष की आवश्यकता है। और मुझे पक्का विश्वास है कि इस 18वीं लोकसभा में हमारे जो सांसद जीत करके आए हैं वो सामान्य मानवीय की इन अपेक्षाओं को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। साथियों, विकसित भारत के हमारे संकल्प को पूरा करने के लिए हम सबका दायित्व है। हम मिलकर के उस दायित्व को निभाएंगे। जनता का विश्वास हम और मजबूत करेंगे। 25 करोड़ नागरिकों का गरीबी से बाहर निकलना एक नया विश्वास पैदा करता है कि हम भारत को गरीबी से मुक्त करने में बहुत जल्द सफलता प्राप्त कर सकते हैं और ये मानव जाति की बहुत बड़ी सेवा होगी। हमारे देश के लोग 140 करोड़ नागरिक परिश्रम करने में कोई कमी नहीं रखते हैं। हम उनको ज्यादा से ज्यादा अवसर जुटाएं, इसी एक कल्पना। और हमारा ये सदन वो एक संकल्प का सदन बने। हमारी 18वीं लोकसभा संकल्पों से भरी हुई हो ताकि सामान्य मानवीय के सपने साकार हो। साथियों, मैं फिर एक बार विशेष करके नए सांसदों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। सभी सांसदों का अभिनंदन करता हूं और अनेक अनेक अपेक्षाओं के साथ आइए हम सब मिलकर के देश की जनता ने जो नया दायित्व दिया है उसको बखूबी निभाएं, समर्पण भाव से निभाएं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। तो संसद भवन परिसर से आप ये सीधा प्रसारण देख रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18वीं लोकसभा के सत्र शुरू होने से पहले संबोधित कर रहे थे। अपने संबोधन में उन्होंने कई बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि संसदीय लोकतंत्र में आज का जो दिन है वो गौरवमय दिवस है। आज़ादी के बाद पहली बार हमारी अपनी संसद में ये शपथ ग्रहण हो रहा है। इस मौके पर उन्होंने सभी नए सदस्यों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि संसदीय लोकतंत्र में आज का दिन बेहद गौरवमय दिन है। उन्होंने इस मौके पर सभी नवनिर्वाचित सांसदों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद पहली बार हमारी अपनी संसद में ये शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। आज 18वीं लोकसभा का प्रारंभ हो रहा है। उन्होंने जो है कहा कि 65 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने मतदान में हिस्सा लिया। आज़ादी के बाद तीसरी बार किसी दल को लगातार ये जो है जनादेश दिया है। तीसरी बार जनादेश जो दिया है उस पर हम खरे उतर के दिखाएंगे। तमाम जो काम जिन पर जनता की मोहर लगानी है, जनता ने जनादेश इतना बड़ा दिया है और उन तमाम कामों को पूरा करना है। उन्होंने कहा कि लगातार तीसरी बार सेवा करने का जो हमें मौका मिला है तो जनता की सेवा में हम पूरा अपना तन मन लगाएंगे और देश चलाने के लिए सहमति बहुत ज़रूरी है। ये बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि हम सबकी सहमति से देश सेवा का ये जो कार्य है वो करेंगे। उन्होंने आपातकाल की भी बात की। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र पर काला धब्बा है। आपातकाल 25 जून को भारत के लोकतंत्र का एक काला धब्बा उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि देश को एक तरह से जेल खाना बना दिया गया था।
तो कई महत्वपूर्ण बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस संबोधन में कही। उन्होंने कहा कि हम अपने तीसरे कार्यकाल में 3 गुना ज्यादा मेहनत करेंगे, जिस तरह से हमें जनादेश मिला है। उन्होंने कहा विपक्ष से भी उन्होंने अपील की लोकतंत्र की गरिमा को बनाए रखे और इसकी उन्होंने कहा कि हम अपेक्षा करते हैं कि लोकतंत्र की गरिमा को बनाए रखेंगे कि और ज्यादा जनता को अच्छे और जिम्मेदार विपक्ष की जो अपेक्षा है उस पर विपक्ष खरा उतरेगा। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संबोधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संसदीय लोकतंत्र में आज का दिवस गौरवमय दिवस है। उन्होंने इस मौके पर जनता का भी धन्यवाद किया। उन्होंने कहा आज़ादी के बाद पहली बार हमारी अपनी संसद में शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है, जो कि खुशी की बात है। सभी नए सदस्यों को इस अवसर पर उन्होंने शुभकामनाएं दी। उन्होंने ये भी कहा कि 18वीं लोकसभा में युवा सांसदों की संख्या काफी अच्छी है। साथ ही साथ 65 करोड़ से ज्यादा लोगों ने जिस तरह से इस मतदान में हिस्सा लिया उसकी भी उन्होंने सराहना की। आजादी के बाद दूसरी बार किसी दल को लगातार तीसरी बार जनादेश मिला है। ये इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने इस संबोधन में किया। उन्होंने कहा कि ये जो जनता ने विश्वास जताया है उस विश्वास पर खरे उतर कर दिखाएंगे। 18वीं लोकसभा में जिस प्रकार से युवाओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा है उस पर भी प्रधानमंत्री ने खुशी व्यक्त की। उन्होंने कहा हम जनता का विश्वास और ज़्यादा मजबूत करेंगे। देश की जनता ने तीसरे कार्यकाल के लिए इस सरकार को पसंद किया है। इस मौके पर उन्होंने 25 जून का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आपातकाल लोकतंत्र पर काले धब्बे की तरह है। कल 25 जून है और इस अवसर को हमें भूलना नहीं चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जिस तरह से आज़ादी के बाद पहली बार हम अपनी नई संसद में शपथ ग्रहण समारोह कर रहे हैं, ये एक खुशी का मौका है। तीसरे कार्यकाल में हम ज़्यादा अच्छा करके दिखाएंगे। विपक्ष से भी अपील की कि लोकतंत्र की गरिमा को बनाए रखेगा और ज़्यादा अच्छे और जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाएगा। ये प्रधानमंत्री ने एक तरह से अपील की है विपक्ष से भी। तो ये प्रधानमंत्री का ये संबोधन 18वीं लोकसभा के सत्र से पहले ये काफ़ी बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान कही। उन्होंने कहा कि देश की जनता ने हमें तीसरे कार्यकाल के लिए पसंद किया है और जनादेश जिस तरह से दिया है उन तमाम आशाओं पर, अपेक्षाओं पर, आकांक्षाओं पर हम पूरा उतरकर दिखाएंगे। इस अवसर पर सभी नए सदस्यों को भी उन्होंने शुभकामनाएं दी। तो आज का दिन वैभव का दिन, श्रेष्ठ भारत निर्माण का दिन, और जो सपना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि श्रेष्ठ भारत निर्माण हो, विकसित भारत 2047 तक का जो लक्ष्य रखा है, उन तमाम लक्ष्यों को, उन तमाम सपनों को साथ लेकर 18वीं लोकसभा की शुरुआत हो रही है। और इस बार इन तमाम सपनों को पूरा करने पर जो सपना है उसे पूरा करने के लिए कदम उठाए जाएंगे, आगे बढ़ा जाएगा। तमाम आशाएं, तमाम अपेक्षाएं हैं जनता को, उनको पूरा किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर तमाम बड़ी बातें कहीं। शैलेंद्र मिश्र हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। शैलेंद्र, जिस प्रकार अभी हम सब ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सुना, कई बड़ी बातें इस दौरान प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कही। उन्होंने एक तरफ जहां नवनिर्वाचित सांसदों को शुभकामनाएं दी, वहीं दूसरी ओर उन्होंने ये कहा कि जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा सपना है 2047 तक विकसित भारत और साथ ही साथ श्रेष्ठ भारत का निर्माण, उन तमाम सपनों को पूरा करने के लिए हम कदम उठाएंगे। जिस तरह से जनादेश हमें मिला है तीसरी बार, निश्चित तौर पर ये 60 वर्ष बाद ये अवसर आया है जब किसी सरकार को लगातार तीसरी बार काम करने का अवसर देश की जनता ने दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का जिक्र भी किया कि आजादी के बाद दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि सरकार को लगातार तीसरी बार सेवा करने का अवसर देश की जनता ने दिया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने
ये कहा कि जो सरकार की नीयत और नीतियां हैं उस पर देश की जनता ने मुहर लगाई है। ये दिखाता है जब तीसरी बार मौका दिया गया है। और प्रधानमंत्री ने इस बात को बहुत एक तरह से महत्वपूर्ण बात कही है कि सरकार चलाने के लिए बहुमत होता है, लेकिन देश चलाने के लिए सहमति जरूरी होती है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, यानी सबको साथ लेकर चलने की जो सरकार की एक कोशिश रहेगी, न केवल संसद सत्र में बल्कि तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर, उस बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत स्पष्ट तौर पर सामने रखा। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि संविधान की मर्यादाओं का पालन करते हुए फैसलों को गति दी जाएगी, ये प्रयास होगा। तो दरअसल हम देख रहे हैं कि ये लगातार शीर्ष स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को कहते रहे हैं कि हम तेज गति से देश का विकास करेंगे और जितना संभव हो सकेगा उतनी हम एक गति देखेंगे तमाम फैसलों के मामले में और एक आम सहमति बनाने की कोशिश होगी। संसद सत्र के दौरान हम देखते हैं कि कई बार टकराव की स्थिति आती है, तो ऐसे में ये कोशिश होगी जरूर कि आम सहमति बनाकर महत्वपूर्ण मुद्दों पर आगे बढ़ा जाए। दूसरी बात यह है कि फैसलों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा है कि विकसित भारत बनाने का सपना हो या फिर तमाम जो हम लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं उससे और तेजी से लिया जाएगा, यानी सरकार और रफ्तार से काम करेगी। इस बात की ओर इशारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और साथ ही साथ जो इमरजेंसी लगाई गई थी 25 जून की तारीख बहुत महत्वपूर्ण है, प्रधानमंत्री ने उसका भी जिक्र किया कि किस तरह से संविधान को तार तार करने की कोशिश हुई थी, किस तरह से जेल खाने में बदल दिया गया था, तमाम नेताओं को जेल में डाला गया था। उन सब का जिक्र करते हुए दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इमरजेंसी की भी याद दिलाई है कि ये कितना जरूरी है कि हम अपने जो संविधान की मर्यादा है उसका पालन करते रहें। तो ये बहुत महत्वपूर्ण आज जब 18वीं लोकसभा की शुरुआत हो रही है और हम जानते हैं कि देश में 18 वर्ष होने पर मतदान का अधिकार मिलता है, तो उस लिहाज से भी आप देखें तो आज की जो ये संसद सत्र की शुरुआत है ये बहुत महत्वपूर्ण है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को रेखांकित भी किया है। बिल्कुल शैलेंद्र, उन्होंने इस मौके पर 18 जो नंबर है वो कितना शुभ है और आज के दिन ये जो शुरुआत हो रही है वो कितनी शुभ होगी, इसको भी रेखांकित किया। बिल्कुल, हम जानते हैं कि 18वीं लोकसभा है और पहली बार ऐसा हो रहा है कि नए संसद भवन में इस लोकसभा की शुरुआत होने जा रही है, जब हम देख रहे हैं कि नई सरकार का गठन हुआ है और नई लोकसभा की गठन के शुरुआत से ही हम नए संसद भवन में देख रहे हैं कि संसद के सत्र की कार्रवाई आगे बढ़ेगी। तो उस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है और प्रधानमंत्री ने इस बात को रेखांकित भी किया जब उन्होंने कहा कि 18वीं लोकसभा आप देखें कि इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे अपने संबोधन में मीडिया से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री ने ये स्पष्ट इशारा कर दिया है कि तेज फैसले लिए जाएंगे, यानी और 3 गुने रफ्तार से सरकार काम करेगी, देश के विकास के लिए आगे बढ़ेगी, आम सहमति से एक तरह से आगे बढ़ने की कोशिश होगी। ये भी इशारा किया और कितना महत्वपूर्ण है ये 18वीं लोकसभा, वो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा। तो निश्चित तौर पर हम देखेंगे भविष्य में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। हम जानते हैं कि ये जो सत्र है इसमें आज और कल 2 दिन नवनिर्वाचित जो लोकसभा के सदस्य हैं उनको शपथ दिलाई जाएगी। 26 तारीख को नए लोकसभा अध्यक्ष का चयन होगा और उसके बाद हम देखेंगे कि संसद सत्र की कार्रवाई आगे बढ़ेगी। राष्ट्रपति का भाषण होता है, इसके साथ ही साथ महत्वपूर्ण कार्रवाई होती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि 18वीं लोकसभा का पहला ही सत्र है, तो निश्चित तौर पर सभी की निगाहें होंगी कि कौन लोकसभा अध्यक्ष बनता है। लेकिन आपसे थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि नवनिर्वाचित जो सांसद हैं वो शपथ लेते नजर आएंगे। लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब उनको शपथ दिलाएंगे। जी शैलेंद्र, और इस मौके पर देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष से भी अपील की है कि विपक्ष जो है अपनी जिम्मेदारी को निभाएगा और एक अच्छे विपक्ष की भूमिका निभाएगा जो कि जनता चाहती है। और अक्सर समय समय पर प्रधानमंत्री एक स्ट्रांग विपक्ष की बात करते भी रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये अपडेट हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। और आगे बढ़ेंगे खबरों में, आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।